नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस अध्याय में हम कीन्स के आय और रोजगार सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के विश्लेषण में कि अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादन स्तर का और कीमत स्तर का निर्धारण किस तरह से होता है। जब 30 के दशक की मंदी आई तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के समक्ष समस्याओं का समाधान नहीं था और इन भयंकर आर्थिक समस्याओं का समाधान कीन्स की पुस्तक में दिया गया। कीन्स द्वारा जो कहा गया, कीन्स की पुस्तक में जो 1936 में पुस्तक आई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उस पुस्तक पर आधारित कीन्स की जो रोजगार और उत्पादन का सिद्धांत है वो इस अध्याय में हम अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में आप ये जान सकेंगे कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत किसे कहा गया है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की सामान्य बातें क्या है, आय निर्धारण के दो प्रारूप, किस तरह से अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण होता है, आय और रोजगार का सिद्धांत संक्षेप में कीन्स ने जो दिया अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार निर्धारण के लिए, वो हम जान सकेंगे। कीन्स द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व क्या है, हम जान सकेंगे। क्या कीन्स का सिद्धांत विकासशील देशों में लागू होता है, कीन्स का सिद्धांत किन मान्यताओं पर आधारित है, क्या वो मान्यताएं विकासशील देशों में लागू होती है, इसका हम अध्ययन करेंगे, इसको हम जान पाएंगे। कीन्स के सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचनाएं हैं, जो कमियां हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकेंगे और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र द्वारा जो कुछ कहा गया और कीन्स द्वारा जो कुछ कहा गया उन दोनों का अंतर कर सकेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र द्वारा प्रस्तुत की गई विचारधारा और कीन्स द्वारा प्रस्तुत की गई विचारधारा दोनों पूर्ण रूप से नहीं है, दोनों के कुछ अच्छी बातें हैं और उन अच्छी बातों को इकट्ठा करके एक नया विश्लेषण बाद में अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया, जिसे ISLM एनालिसिस कहते हैं। तो हम ये भी जान सकेंगे, दोनों की तुलना कर सकेंगे कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा और कीन्स ने क्या कहा। इस अध्याय के पश्चात आप जान सकेंगे कि अर्थव्यवस्था में समायोजन के लिए किस स्थिति में, किस परिस्थिति में मंदी, तेजी, कीमत वृद्धि, बेरोजगारी, उन सब समस्याओं के लिए प्रतिष्ठित और कीन्स द्वारा जो समाधान प्रस्तुत किए गए वो हम अनुमान कर सकेंगे और आर्थिक समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित घटनाओं का विश्लेषण कीन्स और के सिद्धांत के आलोक में कर सकेंगे। कीन्स का जो आय और रोजगार का जो सिद्धांत दिया गया उसमें प्रमुख एक शब्द आता है प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड। प्रभावी मांग वह स्तर होता है जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों समान होते हैं। जहाँ पर समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड और समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई दोनों जहाँ समान होते हैं, कीन्स ने उसे प्रभावी मांग कहा है। प्रभावपूर्ण मांग पर ही रोजगार निर्भर करता है, यानी रोजगार पर प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है और ये प्रभावपूर्ण मांग राष्ट्रीय आय के समान होती है, उत्पादन के कुल मूल्य के समान होती है, उपभोग का मूल्य और विनियोग का मूल्य के जोड़ के समान होती है, उपभोग वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय और विनियोग वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय के समान होती है। इसलिए कीन्स द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की गई वो प्रभावी मांग थी। कीन्स ने कहा कि प्रभावी मांग ही रोजगार के स्तर का निर्धारण करती है और प्रभावी मांग का निर्धारण करने वाले दो प्रमुख तत्व होते हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। समग्र मांग और समग्र पूर्ति किस तरह से प्रभावी मांग का निर्धारण करते हैं ये हम जान सकेंगे। समग्र मांग कीमत रोजगार के एक दिए हुए स्तर पर मुद्रा की वह मात्रा जो उद्यमकर्ता उत्पन्न माल को बेचने पर प्राप्त होने की आशा करता है, रियली डू एक्सपेक्ट टू रिसीव। समग्र मांग वक्र जो है हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव स्लोप कर्व है, आरेख में देख सकते हैं चित्र में। एक्स अक्ष पे रोजगार लिया गया, वाई अक्ष पे प्राप्तियां ली गई है और समग्र मांग वक्र जीरो, समग्र एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये पॉजिटिव स्लोप होता है।
शुरू में समग्र मांग कीमत तेजी से बढ़ती है, उसके बाद धीमी गति से बढ़ती है। समग्र पूर्ति कीमत वह कीमत है जो रोजगार के एक दिए हुए स्तर पर उत्पादन की बिक्री से उद्यमी को निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, मस्ट एक्सपेक्ट टू रिसीव। यह उत्पादन की लागत की तरह है और उत्पादन की भौतिक दशाओं पर निर्भर करती है। यह वक्र भी पॉजिटिवली स्लोप होता है, धनात्मक ढाल का होता है, लेकिन इसके पहले धीमी गति से वृद्धि होती है, बाद में तेज गति से वृद्धि होती है। यानी जो उत्पत्ति के नियम हैं उन उत्पत्ति के नियमों से संगत है समग्र पूर्ति वक्र, इस आकार का होता है। जैसा कि हम तालिका में देख सकते हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति अनुसूची में रोजगार का स्तर दिया हुआ है, लाखों में 10, 15, 20, 25, 30, 35। समग्र पूर्ति कीमत 200, 215, 230, 245, 265, 280 और समग्र मांग कीमत करोड़ रुपए में दी हुई है। जब हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति को आरेख में प्रदर्शित करते हैं तो ये आरेख हमें प्राप्त होता है। समग्र पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का है, समग्र मांग वक्र धनात्मक ढाल का है, लेकिन दोनों के ढालों में अंतर है। समग्र पूर्ति वक्र का प्रारंभ के रोजगार स्तर पर ढाल कम है, लेकिन रोजगार के बाद के स्तरों पर इसका ढाल बहुत अधिक तीव्र हो जाता है। समग्र मांग वक्र आरंभिक अवस्था में अधिक ढाल का होता है, लेकिन धीरे धीरे रोजगार के उत्तरोत्तर ऊंचे स्तरों पर इसका ढाल कम होता जाता है। प्रभावी मांग वह बिंदु होता है जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में मिलते हैं। ई बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर समग्र पूर्ति वक्र समग्र मांग वक्र जीरो को काटता है और नीचे N0 वह रोजगार का स्तर है। ठीक इसी तरह से अगर समग्र मांग का स्तर को ऊंचा कर दिया जाए, समग्र मांग को का ऊंचा लेवल बनाया जाए, तो समग्र पूर्ति को E1 बिंदु पे काट रहा है जहाँ रोजगार का स्तर N होगा। इस तरह समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्र प्रभावी मांग का निर्धारण करते हैं और ये प्रभावी मांग रोजगार के स्तर का अर्थव्यवस्था में निर्धारण करती है। कीन्स कहते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण में दो प्रमुख तत्व होता है, समग्र मांग और समग्र कीमत। समग्र मांग वह राशि है जो एक रोजगार के स्तर पर होने वाले उत्पादन को बेचने के बदले उत्पादक प्राप्त करने की आशा करते हैं और समग्र पूर्ति कीमत वह होती है जो एक रोजगार के स्तर पर जो उत्पादन हुआ उसको बेच करके उत्पादक को प्राप्त होनी चाहिए। ये दोनों स्तर मिलकर के अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग के स्तर का निर्धारण करते हैं। अर्थव्यवस्था में यदि प्रभावपूर्ण समग्र मांग कम हो जाती है तो प्रभावपूर्ण मांग का स्तर कम होता है। ठीक इसी तरह से समग्र मांग पूर्ति कम होती है तो प्रभावपूर्ण मांग का स्तर कम हो जाता है। इसलिए प्रभावपूर्ण मांग के लिए दोनों का पर्याप्त स्तर रहना आवश्यक होता है और ये दोनों स्तर रोजगार के स्तर का निर्धारण करते हैं। कीन्स कहते हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निर्धारण होता है। इसके लिए दो तरह का विवेचन साहित्य में प्रचलित है। एक समग्र मांग कुल व्यय और कुल आय का प्रारूप, समग्र मांग और समग्र पूर्ति का प्रारूप, और दूसरा बचत और निवेश का प्रारूप। जो पहला आरेख है कुल आय और कुल व्यय का प्रारूप, इसमें हम देख सकते हैं एक y = E रेखा जो O मूल बिंदु से निकलती है, सीधी 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है। x अक्ष पे आय रखा गया, y अक्ष पे उपभोग और निवेश को रखा गया है। C = A+BY कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है। C = A+BY अर्थात आय शून्य होती है तो भी उपभोग शून्य नहीं होता और B उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को दर्शाता है और इसका मान 0 और 1 के बीच में होता है। अर्थात आय वृद्धि पर उपभोग वृद्धि होती है लेकिन उससे कम अनुपात में होती है। और C+I समग्र मांग को प्रदर्शित कर रहे हैं। C = A+BY और E1 बिंदु पर C+I वक्र y वक्र को स्पर्श करता है, जहाँ पे C+I समग्र मांग को दर्शाता है और y = E जो 45 डिग्री रेखा है समग्र पूर्ति को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था में YF आय या उत्पादन स्तर का निर्धारण होता है। यानी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों को कुल व्यय और कुल आय के रूप में प्रदर्शित कर करके और अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर का निर्धारण मालूम किया जा सकता है। C = A+BY कीन्स का मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार दिया हुआ उपभोग फलन है। ठीक इसी तरह से आय निर्धारण के प्रारूप को
बचत और निवेश के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। एक्स अक्ष पे आय रखा है, वाई अक्ष पे बचत और निवेश को रखा है। निवेश वक्र यहाँ पे आई और आई के रूप में प्रदर्शित है। आई के रूप में निवेश ये माना गया है कि निवेश व्यय जो है स्वायत्त उपभोग है, यानी निवेश सरकार के द्वारा तय है। और बचत फलन जो है एस बराबर -a + 1 - b वाई। 1 - b, चूँकि b उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है इसलिए 1 - b बचत की सीमांत प्रवृत्ति होगी। और -a का मतलब है कि जब व्यक्ति की आय शून्य होती है तो बचत ऋणात्मक होती है, यानी व्यक्ति अपना खर्च जो है उधार लेके चलाता है। तो जहाँ पे बचत और निवेश वक्र दोनों काटते हैं, जैसे निवेश का स्तर आई होने पर y0 पर दोनों समान होते हैं, इसी तरह से निवेश का स्तर I1 और बचत का स्तर आपस में E1 पे काटते हैं तो Y1 उत्पादन का स्तर होता है। तो ये दो उत्पादन के स्तर बचत और निवेश के द्वारा तय हुए हैं, जिससे हमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर के निर्धारण के दो प्रारूप कीन्स द्वारा जो प्रस्तुत किए गए वो दिए गए। जब हमें बात करें कि अर्थव्यवस्था में कीन्स का संपूर्ण मॉडल क्या है, कीन्स पूरी जो बात करता है मॉडल की उसका हम अध्ययन करेंगे। हम यह देखते हैं कि जो प्रभावी मांग है वही कुल उत्पादन के बराबर होती है और वही कुल आय के बराबर होती है, और रोजगार के स्तर का निर्धारण जो है वो प्रभावी मांग के स्तर से उत्पादन फलन के माध्यम से होता है। रोजगार का स्तर प्रभावी मांग के स्तर को, उत्पादन के स्तर को तय करता है। प्रभावी जो समग्र पूर्ति है वो उसको खरीदने वाले जब मिलते हैं तो समग्र मांग वो प्रभावी मांग के रूप में बन जाती है। इसलिए प्रभावी मांग को प्रभावित करने वाले दो कारक समग्र मांग और समग्र पूर्ति होते हैं। समग्र मांग के दो कारक माने गए, एक उपभोग और एक निवेश। उपभोग जो है वो हमेशा आय और उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कीन्स से कहते हैं कि उपभोग आय पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि आय या तो उपभोग होगी या बचत होगी, इसलिए उपभोग आय पर निर्भर करता है तो बचत भी आय पर निर्भर करती है। लेकिन प्रतिष्ठित इससे विपरीत कहते थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि बचत ब्याज की दर पर निर्भर करती है। उपभोग की प्रवृत्ति दो तरह से कह सकते हैं, एक उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और एक बचत उपभोग की औसत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन से ज्ञात की जा सकती है, और उपभोग की औसत प्रवृत्ति उपभोग की व्यय और आय के साथ अनुपात के रूप में परिभाषित की जा सकती है। उपभोग की प्रवृत्ति सामान्यतः अल्पकाल में अपरिवर्तित रहती है। तो निवेश दूसरा समग्र मांग का महत्वपूर्ण तत्व है। निवेश हमेशा पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर पर निर्भर करती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता दो बातों पर निर्भर करती है, पूंजी की पूर्ति कीमत और पूंजी से संभावित आय। पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है? किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के संभावित जीवन काल में मिलने वाले प्रतिफलों के वर्तमान मूल्य को वह दर जो उस परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत के बराबर कर दे। यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता या दक्षता वह दर है जो किसी पूंजीगत संपत्ति के जीवन काल में जो प्रत्याशित प्रतिफल उसके मिलते हैं, उन प्रत्याशित प्रतिफलों के वर्तमान मूल्य को उस मशीन के पूर्ति कीमत के बराबर कर दे। तो ये उत्पादकता है। और ब्याज की दर है, यानी ब्याज की दर निवेश पे लागत के रूप में है और सीमांत दक्षता प्रतिफल के रूप में है। इसलिए निवेश को तय करने वाले पूंजी की दक्षता और ब्याज की दर दो तत्व होते हैं। ब्याज की दर दो बातों पर निर्भर करती है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। यह महत्वपूर्ण रूप से विचलन है। कीन्स ये कहते हैं क्लासिकल से भिन्न कि ब्याज विशुद्ध मौद्रिक घटना है। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों ब्याज की दर को निर्धारित करते हैं। मुद्रा की मांग के लिए, लेन देन के लिए मुद्रा की मांग, सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग के रूप में परिभाषित की गई है। यहाँ पर मुद्रा का एक महत्वपूर्ण रूप से प्रतिष्ठितों से अलग होता है सट्टा उद्देश्य, यानी ब्याज की दर के माध्यम से जो मुद्रा है वो अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित करती है। कीन्स से कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर में प्रभावित करती है, ब्याज निवेश में प्रभावित करते हैं। मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ब्याज दर कम होगी, ब्याज दर कम होने पर निवेश की मात्रा में वृद्धि होगी, निवेश की मात्रा में वृद्धि होगी तो रोजगार उत्पादन में वृद्धि होगी, और रोजगार की दृष्टि से उत्पादन में वृद्धि होगी तो रोजगार में वृद्धि होगी, और रोजगार में वृद्धि होगी तो
इस तरह से वास्तविक मजदूरी पर प्रभाव पड़ेगा। तो कीन्स से कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जबकि प्रतिष्ठित से भिन्न ये मान के चलते थे कि मुद्रा केवल मौद्रिक चरों को प्रभावित करती है। कीन्स से समाधान देते हैं कि समग्र मांग और समग्र कीमत दोनों मिलकर के उसे प्रभावी मांग का स्तर का निर्धारण करते हैं। समग्र मांग की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी जैसी स्थिति होती है। समग्र मांग में वो ये कहते हैं कि उपभोग में बहुत अधिक परिवर्तन अल्पकाल में नहीं होता और निवेश में भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि निवेश पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकताओं में प्रत्याशाओं की बड़ी भूमिका है, और जब मंदी की स्थिति होती है तो प्रत्याशाएं ऐसी होती है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता बहुत कम होता है। दूसरा, ब्याज की दर जो है उसको एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं लाया जा सकता। वो कहते हैं कि ब्याज की जो सट्टा मांग है वह ब्याज की दर के साथ विपरीत रूप से संबंधित है, और जब मंदी की स्थिति होती है तो सट्टा मांग, जो मुद्रा की सट्टा मांग है, वो अनंत लोचदार हो जाती है, यानी एक निश्चित स्तर से ब्याज की दर नीचे नहीं जाती। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी भी यहाँ सफल हो जाती है। तो रास्ता क्या बचता है इकोनॉमी के पास में? समग्र मांग को बढ़ाने का एक तीसरा रास्ता और बचता है। उपभोग और निवेश दोनों चेंज नहीं हो सकते, इसलिए सरकारी व्यय को बढ़ा करके समग्र मांग को एक ऊंचे स्तर पर ला करके प्रभावी मांग को वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को बेरोजगारी और मंदी जैसी स्थिति से बचाया जा सकता है। रोजगार उत्पादन प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। प्रभावी मांग समग्र मांग और समग्र पूर्ति फलन पर निर्भर करते हैं। समग्र पूर्ति फलन सापेक्ष स्थिर है, इसलिए रोजगार समग्र मांग पर निर्भर करता है। समग्र मांग उपभोग, निवेश, सरकारी और शुद्ध निर्यात पर निर्भर करते हैं। उपभोग आय और उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उपभोग की प्रवृत्ति स्थिर रहने पर रोजगार निवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। निवेश की मात्रा पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज की दर पर निर्भर करती है। पूंजी की सीमांत दक्षता उसकी पूर्ति कीमत और संभावित आय पर निर्भर करती है। ब्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है, और मुद्रा की मांग लेन देन सतर्कता और सट्टा उद्देश्य पर निर्भर करती है। इस तरह कीन्स ने एक संपूर्ण मॉडल अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार स्तर निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया। कीन्स का ये जो मॉडल अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्धारण के लिए, उत्पादन स्तर निर्धारण के लिए क्या इसका व्यावहारिक महत्व क्या है? तो एक तो ये स्पष्ट करता है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार संतुलन हो, यह आवश्यक नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था में जो भी संतुलन होता है हमेशा पूर्ण रोजगार संतुलन होता है। कीन्स कहते हैं जो संतुलन हो वह आवश्यक नहीं कि पूर्ण रोजगार संतुलन हो, यानी पूर्ण रोजगार से कम स्तर का संतुलन की व्याख्या भी कीन्स करते हैं। कीन्स ने कहा कि बेरोजगारी का जो कारण है उसका कारण है समग्र मांग की कमी। अगर समग्र मांग में विस्तार किया जाए तो अर्थव्यवस्था में मंदी की समस्या का समाधान किया जा सकता है, और जो मूल समस्या है वो समग्र मांग की कमी के कारण है। और इस समग्र मांग की वृद्धि सरकारी व्यय में वृद्धि के द्वारा की जा सकती है। इसलिए राजकोषीय नीति की महत्ता कीन्स के कारण तेजी से विश्व अर्थव्यवस्था में रोजगार वृद्धि के लिए बढ़ी। कीन्स का विश्लेषण समष्टि आर्थिक विश्लेषण है। सामान्य मूल्य सिद्धांत और मुद्रा मूल्य सिद्धांत का एकीकरण किया। कीन्स ने मुद्रा मूल्य और सामान्य मूल्य सिद्धांत, इसका मतलब ये है कि कीन्स से पहले ये माना जाता था कि मुद्रा केवल मौद्रिक चरों को प्रभावित करती है, वास्तविक चरों को प्रभावित नहीं करती। कीन्स ने ये कहा कि मुद्रा वास्तविक चरों को प्रभावित करती है। मुद्रा की जो मात्रा है वो ब्याज की दर को, ब्याज की दर निवेश को, निवेश जो है उत्पादन को, उत्पादन रोजगार को प्रभावित करता है। इस तरह मुद्रा की मात्रा का अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव होता है। जो मॉनेटरी मैकेनिज्म जो उसने दिया कीन्स ने, वो कहते हैं कि MS इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज will result in decline in rate of interest, and this decline in rate of interest will result in increase in investment. Increase in investment will lead to increase in aggregate demand. Increase in aggregate demand resulted in increase in effective demand, and also ultimately this result in employment. Means money supply affect employment. Previous to Keynes, in the classical analysis, we saw that money supply was not able to affect any real variables. Money supply affect only the monetary variables, and real factors affect only the real sector, affect only the real sector. Here, a significant deviation from the classical economics can be seen in the Keynes economics. Keynes said
that money plays an important role not only for the determination of monetary sector but also for the real sectors. Money supply affect not only the price and monetary wage but also affect the employment and output in the economy. So here the significant division can be seen related to the role of money in and the role of money as the function of money, that is store of value, can be seen in the Keynes analysis. कीन्स के सिद्धांत में एक और महत्वपूर्ण प्रयोग था कि कीन्स ने राजकीय जो हस्तक्षेप था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बढ़ा करके समग्र मांग में वृद्धि करके समग्र प्रभावी मांग में वृद्धि करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है। कीन्स ने जो समाधान प्रस्तुत किया मंदी की समस्या का, वो समाधान सरकारी व्यय में वृद्धि के माध्यम से दिया। कीन्स ने कहा कि सरकारी व्यय में वृद्धि के द्वारा प्रभावी मांग में वृद्धि, समग्र मांग में वृद्धि, प्रभावी मांग में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि की जा सकती है और मंदी की स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। कीन्स ने विनियोग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। निवेश अर्थव्यवस्था में हम बाद में देखेंगे कि कीन्स ने कहा कि निवेश की जो वृद्धि है वो आय में गुणक गुणा वृद्धि करती है, जिसको मल्टीप्लियर कहा गया, गुणक सिद्धांत कहा गया। कीन्स का एक महत्वपूर्ण योगदान, कीन्स ने काहन से जो रोजगार गुणक सीखा, उस रोजगार गुणक को निवेश गुणक पर रूपांतरित किया। अर्थव्यवस्था में निवेश की जो वृद्धि होती है वो आय में कई गुना वृद्धि करती है और यह निवेश की वृद्धि आय में वृद्धि को जो प्रभाव है ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कीन्स ने गुणक का विश्लेषण किया और घाटे की वित्त की लोकप्रियता, कीन्स के सिद्धांत के आने के बाद में अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय और घाटे के वित्त की लोकप्रियता का तेजी से विस्तार हुआ। लेकिन क्या कीन्स का ये जो सिद्धांत है ये अल्प विकसित देशों के लिए भी लाभदायक है या अल्प विकसित देशों का भी मार्गदर्शन करता है? तो बात यह है कि कीन्स का सिद्धांत केवल चक्रीय बेरोजगारी के समाधान पर आधारित है। चक्रीय बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यापार चक्रों के कारण समग्र मांग की कमी के कारण प्रभावी मांग कमी होती है। विकासशील देशों की समस्याएं चक्रीय बेरोजगारी की समस्या नहीं है। विकासशील देशों की समस्याएं ढांचागत बेरोजगारी की समस्याएं, एक भिन्न तरह की समस्या है। इसलिए इस तरह की बेरोजगारी का कीन्स द्वारा के सिद्धांत में समाधान निहित नहीं है। दूसरा, कीन्स का जो समाधान है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन की लोचशीलता पर आधारित है। ये मान के चलता है कि जब भी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की वृद्धि होगा, उत्पादन तेजी से विस्तार होगा। अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता है कि जैसे ही समग्र मांग का विस्तार होगा, अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति उसके अनुरूप होने लगेगी। जबकि विकासशील देशों में इसमें समस्याएं होती है। विकासशील देशों में उत्पादन को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, पूंजी को लेकर के, खाद्यान्न को लेकर के, विदेशी विनिमय को लेकर के बहुत सारी जड़ताएं और अभाव होते हैं। इसके कारण उत्पादन की जो औद्योगिक क्षेत्र की जो लोचशीलता है वो इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी डेवलप्ड कंट्री है। इसलिए कीन्स का विश्लेषण विकासशील देशों के लिए सीमित व्यवहार्यता रखता है। कार्यशील पूंजी की पूर्ति पर्याप्त लोचशीलता मान के चलता है। विकासशील देशों में दीर्घकालीन बेरोजगारी होती है। आर्थिक विकास, पूंजी निर्माण, बचत, इनमें उसका समाधान होता है, प्रभावपूर्ण मांग में नहीं है। यानी विकासशील देशों का मुख्य उद्देश्य या कार्य है वो प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाने की बजाय बचत बढ़ाना, निवेश बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना और आर्थिक विकास करना ये होगा, ना कि चक्रीय बेरोजगारी का समाधान करना। विकासशील देशों के लिए गुणक भी लागू नहीं होता, जो कि जिन मान्यताओं पर गुणक आधारित है वो विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। विकासशील देशों में उपभोग की प्रवृत्ति बहुत ऊंची होती है और बचत और पूंजी, कीन्स सामाजिक बचत को अवगुण मानते हैं। कीन्स ये मान के चलते हैं कि सब लोग बचत करें तो ये बुरा ही है, समग्र मांग की कमी हो जाती है। लेकिन विकासशील देशों के लिए विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता है और ये संसाधनों की पूर्ति केवल बचत के माध्यम से हो सकती है। इसलिए विकासशील देशों पर यह लागू करना कि बचत करना बुरा ही है, बचत करना ठीक नहीं है, उससे समग्र मांग कमी होगी, लागू नहीं होता है। क्योंकि विकासशील देशों की समस्याएं भिन्न प्रकार की है, उन्हें निवेश के लिए बचत की आवश्यकता है। इस प्रकार कीन्स का जो सिद्धांत है वो विकासशील देशों के लिए सीमित व्यवहार्यता रखता है। जब हम कीन्स के सिद्धांत को बात करें तो इसकी आलोचना की जा सकती है। जैसा हमने देखा कि 1970 के दशक में अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति देखी गई, यानी मंदी के साथ बेरोजगारी, स्फीति के साथ बेरोजगारी की स्थिति देखी गई। जो कीन्स ने जो समाधान 1930 के दशक में दिए, लेकिन 1970 के दशक में एक अलग तरह की समस्याएं देखी गई।
दीर्घकाल में रोजगार के घटकों की कीन्स उपेक्षा करते हैं। कीन्स केवल साइक्लिकल जो समस्या है, चक्रीय समस्या व्यापार चक्र के उसका समाधान देते हैं। कीन्स का जो मॉडल है वो अत्यधिक समष्टि मूलक है, विनियोग पर बहुत अधिक कीन्स बल देते हैं। कीन्स का जो विश्लेषण है वो डायनामिक एनालिसिस नहीं है, एक्सेलरेशन का कीन्स विश्लेषण नहीं करते। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि निवेश ही जो आय हमारी वृद्धि है वो निवेश को प्रभावित करती है। कीन्स केवल ये विश्लेषण करते हैं कि निवेश आय को प्रभावित करता है, लेकिन निवेश या आय या उपभोग किस तरह से निवेश को प्रभावित करती है ये कीन्स विश्लेषण नहीं करता है। ये क्लार्क द्वारा किया गया है, जो त्वरक के द्वारा समझा जा सकता है। और त्वरक और गुणक दोनों का प्रयोग करके सैमुअल्सन और हिक्स द्वारा अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों की व्याख्या की गई। कीन्स का सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है, और कीन्स का सिद्धांत उपभोग फलन, निवेश फलन, बचत और आदि सिद्धांतों की आलोचना की गई है। जैसे उपभोग फलन में कीन्स कहता है कि उपभोग आय पर निर्भर करता है, तो बचत भी आय पर निर्भर करेगी। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि बचत ब्याज की दर पर निर्भर करती है, निवेश ब्याज की दर पर निर्भर करती है। ब्याज दर को विशुद्ध मौद्रिक घटना माना गया है, जबकि बाद में ISLM एनालिसिस में हम देखते हैं कि ब्याज दर विशुद्ध मौद्रिक घटना नहीं है। रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर दोनों मिलकर के ब्याज की दर का निर्धारित करते हैं। इस तरह कीन्स का सिद्धांत जो है एक सीमित व्यापारिता रखता है। ये सामान्य सिद्धांत नहीं है, यह चक्रीय समस्या, बिजनेस साइकिल समस्या का समाधान दे सकता है, लेकिन संपूर्ण परिस्थितियों और नहीं दे सकता। इनके जो सिद्धांत है, कीन्स के सिद्धांत है, विकासशील देशों के लिए सीमित व्यापारिता रखते हैं। तो इस तरह से हमने कीन्स के सिद्धांत को जाना और प्रतिष्ठित सिद्धांत को देखा। प्रतिष्ठित सिद्धांत और कीन्स के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो हम देख सकते हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, कीन्स का सिद्धांत अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। प्रतिष्ठित सिद्धांत दीर्घकालीन साम्य रखता है और कीन्स का सिद्धांत अल्पकालीन संतुलन रखता है। जैसा कीन्स कहता है कि दीर्घकाल में तो हम सब खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो दीर्घकालीन संतुलन जिसमें अर्थव्यवस्था स्वतः समायोजित होती है। स्वतंत्र पूंजीवाद पर प्रतिष्ठित सिद्धांत आधारित है और सरकार के हस्तक्षेप पर कीन्स का सिद्धांत बल देता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत पूर्ति पक्ष पर बल देता है, जैसा कि से का नियम कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कीन्स का सिद्धांत मांग पक्ष पर बल देता है। कीन्स का सिद्धांत ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की कमी के कारण प्रभावी मांग की कमी और बेरोजगारी की समस्याएं होती हैं। बचत और निवेश में संतुलन ब्याज की दर के माध्यम से करता है, जबकि कीन्स बचत और निवेश में संतुलन आय में परिवर्तन के माध्यम से करते हैं। ब्याज दर का निर्धारण बचत और निवेश से होता है, जबकि कीन्स के अनुसार ब्याज एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है जो मुद्रा की मांग और पूर्ति से तय होता है। प्रतिष्ठित विश्लेषण प्रावेगिक विश्लेषण है, जबकि कीन्स का विश्लेषण स्थैतिक विश्लेषण है। कीन्स प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है वो मौद्रिक और वास्तविक क्षेत्रों को अलग अलग विश्लेषण अलग अलग मान करके चलता है। कीन्स दोनों को अलग नहीं इकट्ठा करके चलता है, और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने केवल मुद्रा की लेन देन मांग को समाहित किया। कीन्स ने मुद्रा गुणक, उत्पादन फलन, तरलता अधिमान और मुद्रा की सट्टा मांग जैसी नई अवधारणाएं प्रस्तुत की, और इन अवधारणाओं का क्या महत्वपूर्ण विश्लेषण में उपयोग हो सकता है ये कीन्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस तरह हमने देखा कि कीन्स ने किस तरीके से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र से भिन्न एक विश्लेषण रखते हुए विकसित देशों के लिए चक्रीय जो बेरोजगारी की समस्या है उसके समाधान के लिए एक रास्ता प्रदर्शित किया। लेकिन कीन्स का जो सिद्धांत है आधारभूत रूप से विकासशील देशों की जो विकास की समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करने में अपने आप को असफल पाता है, असमर्थ पाता है। धन्यवाद।